नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे इटावा की, जहां हिंदी सेवा निधि कार्यक्रम इस्लामिया इंटर कॉलेज में हुआ संपन्न। और फिर देखेंगे कैसे नगर निगम चुनाव ने जोर पकड़ लिया है। और अंत में बात करेंगे महाराजगंज की, जहाँ राज मंदिर में 2 मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 की मौत और 3 लोग बुरी तरह से हुए घायल। ऐसी तमाम खबरों पर आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। इटावा शहर के नौरंगाबाद चौराहा स्थित इस्लामिया इंटर कॉलेज में हिंदी सेवा निधि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इटावा हिंदी सेवा निधि के 30वें सारस्वत समारोह में 22 हिंदी साहित्यकारों एवं हिंदी सेवियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष व न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने कहा कि हिंदी का विकास तब तक नहीं हो सकता जब शिक्षा के स्तर पर सुधार नहीं होता। उसके लिए जो सरकारी स्कूल के संचालक या व्यवस्थापकों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाते। आज आपको सम्मानित किया गया है, आपको कैसा लग रहा है कि खासतौर से हिंदी निधि के द्वारा किया गया है? हिंदी के संवर्धन में क्या योगदान है फिल्मी इंडस्ट्री का और गानों का? जी, सबसे पहले तो इटावा वासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। पहले भी आ चुकी हूँ इटावा और हमेशा यहाँ पर जब भी आई हूँ तो बहुत ही एक आत्मीयता महसूस होती है। और आज तो मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि हिंदी जैसे जो हमारी मातृभाषा है उसको इस तरीके से सेवा निधि देना और इस तरीके से सेलिब्रेट करना, इस तरीके से इसको उत्साह की तरह मनाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं सच मानूं, सच बताऊं तो ये मैं अपने जीवन में पहली बार देख रही हूँ कि इस तरीके से भी आप हिंदी को सम्मानित कर सकते हैं और हिंदी को जो है लोगों तक और आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाने का इस तरीके से भी प्रयास कर सकते हैं। तो आज मुझे बहुत बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और यहाँ पे सम्मान पाकर एक अलग ही खुशी महसूस कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही रेयर चीज़ है और मैंने भी अपने जीवन काल में ऐसा बड़ा कम देखा है। क्योंकि आज के ज़माने में हम सभी जो है अलग अलग भाषाओं के रुख में बदल रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। पर मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति से मिलकर मुझे ऐसा आभास हुआ, ऐसा विश्वास हुआ, लोगों ने इस बात को प्रमाणित किया कि अंग्रेज़ी, फ्रेंच, जर्मनी, उर्दू ये हमारा क्या कह सकते हैं, ये हमारा हुनर हो सकती है, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें गर्व है कि हम हिंदी हैं। दोनों हैं, सिर्फ हिंदी नहीं है ना। अब अदालत की जहाँ तक बात आती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में लोकल लैंग्वेज में आज भी काम होता है। तमिल की अदालतों में तो वहाँ पे तेलुगु में काम होता है, तमिल में होता है, मलयालम में होता है, पंजाबी में होता है, मराठी में होता है, भाषाओं में, लोकल भाषाओं में काम होता है। झगड़ा सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश है ना। उसकी वजह क्या है, वहाँ के जजेस, पहले बाहर के भी जजेस आ जाते थे, अब भी आ जाते हैं। अब मानिए बंगाल का जज जो है उत्तर प्रदेश में आया तो उसको हिंदी उतनी अच्छी नहीं आती। हमारे यहाँ ऐसी घटना घटी, एक वकील साहब ने विशुद्ध हिंदी में बहस शुरू कर दी। जस्टिस DK सेठ बंगाल से आए थे, उनको उतनी हिंदी आती नहीं थी, उन्होंने बंगाली में सवाल पूछने शुरू कर दिए। तो एक मतलब इसमें ये हो गया कि भाई ना वो बता सकते हैं ना ये बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी भाषा बोलो जो हम दोनों समझ रहे हैं। तो वो इंग्लिश आ गई। तो ये इंग्लिश अभी जो चल रही है वो इस वजह से चल रही है। इसमें मैं ये नहीं कहता, मैं किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं भी हिंदी की बात बहुत करता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको अच्छे हिंदी बोलने वाले वकील लाने पड़ेंगे, अच्छे हिंदी बोलने वाले जज लाने पड़ेंगे, अच्छा हिंदी बोलने वाला स्टाफ लाना पड़ेगा। आप बताइए कोई है? अगर आज को आपको अपना कोई मुकदमा दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में करना हो तो कोई ऐसा वकील आप जानते हैं जो हिंदी में अच्छी बहस कर सके? बताइए, नहीं जानते ना। तो मुकदमा तो जब आपको कराना होगा, जैसे डॉक्टर है, आप डॉक्टर जब कोई मान लीजिए कि जब किसी को कोई बीमारी होती है तो वो डॉक्टर का धर्म, जात वगैरह देख के नहीं जाता, कौन अच्छा डॉक्टर है उसके पास भागता है, होता है नहीं। वो डॉक्टर हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हार्डली मैटर्स। अच्छा डॉक्टर है तो जाएगा। खून की ज़रूरत पड़ती है तो आप कोई भी खून ले लेते हैं, जहाँ से मिल जाए। ब्लड बैंक में तो पता भी नहीं होता किसका खून दे रहे हैं, ठीक है नहीं। तो ये स्थिति है।
जब तक आप अच्छे हिंदी भाषाई जो है, ये जो प्रोफेशनल्स हैं, इनको तैयार नहीं करेंगे तो काम नहीं हो सकता। और जैसा मैं हर साल कहता हूँ, आज भी कहूँगा वो बात, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि शिक्षा जो है उसका स्तर सुधारा जाए। और शिक्षा का स्तर कैसे तो सुधरेगा जब स्कूल कॉलेज अच्छे हों। आज की तारीख में सिर्फ प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं, सरकारी स्कूलों की तो आपने ऐसी तैसी कर रखी है। मैं गलत कह रहा? सारा गरीब आदमी सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उसके पास पैसा नहीं प्राइवेट में पढ़ाने को। सरकारी स्कूलों में किस स्तर की पढ़ाई होती है आप। इटावा से सी न्यूज संवाददाता नितेश की रिपोर्ट। झांसी नगर निगम चुनाव ने जोर पकड़ लिया है। पार्षद पद के दावेदार घर घर जाकर लोगों से मिलकर आशीर्वाद मांग रहे हैं। वार्ड नंबर 44 में भाजपा से शिवा विकास यादव मजबूत दावेदारी ठोक रहे हैं। शिवा कहते हैं कि जनता की सेवा करने के लिए चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। अगर जनता आशीर्वाद देकर निगम पहुंचाती है तो क्षेत्र के विकास का पहिया तेज गति से दौड़ेगा। उन्होंने कहा कि हाइडल कॉलोनी में सड़क को ही सही कराना पहली प्राथमिकता होगी। शिवा विकास यादव। किस वार्ड से आवेदन दिया है? किस वार्ड नंबर 44 से मैंने आवेदन दिया है और भाजपा से टिकट के लिए आवेदन दिया है। क्या सोचकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? आप युवा हैं, क्या आपकी सोच है इसमें? देखिए, जब से राजनीति कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई के इंटर के बाद बीकेडी से टिकट मांगा एबीपी से, वहाँ से राजनीति से जुड़े हैं। तब से विद्यार्थी परिषद, फिर बजरंग दल, फिर युवा मोर्चा में जिला मंत्री रहे हैं। अब कुछ यहाँ के जो दोस्त यार हैं, उनका मानना है कि उनने सबने कही है कि आप उतरो, क्योंकि हमारी माता जी भी यहाँ से पार्षद रही हैं। तो इस बार मोहल्ले वालों ने आशीर्वाद बना रहे हैं कि नहीं लड़ो, इसलिए हमने आवेदन दिया है। क्या लगता है आपको, आपके क्षेत्र की क्या प्रमुख समस्या है? आपको जनता आशीर्वाद देती है तो इस समय प्रमुख समस्या ये है कि वार्ड नंबर 44 में एक हेडल कॉलोनी पड़ती है, जिसमें विभाग ने रोड बंद कर दी है और एक कच्ची रोड खोल दी है। बहुत दिक्कत होती है लोगों को जाने के लिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एक बगल से भी रोड है तो वहाँ अधिकारियों ने गेट लगा के रखा है, जिस वजह से वहाँ भी गाड़ी आसपास नहीं जा पा रहे हैं लोग बाग। मुख्य समस्या, सबसे बड़ी समस्या वही है रोड की। 5 साल में सबसे पहले हमारी मम्मी जी पार्षद थी, तो सबसे पहले सर्वप्रथम काम नाले का कराया गया था। एनओसी, हाल विभाग से एनओसी ली थी और नाला सर्वप्रथम बनाया गया था, जिससे पानी का निकास अब अच्छे से होता है वहाँ पर। इसके अलावा पेयजल समस्या, पार्क वगैरह? पेयजल समस्या तो यहाँ बहुत मुश्किल है, बहुत कम है। पेयजल तो सब सही है, मतलब पानी आता है समय पर। समस्या मैंने ये है कि लाइट का सही समय पर जलती रहे, सफाई का, और बाकी पार्क वगैरह यहाँ थोड़ी जगह ढूंढी जाएगी, वरना फिर पार्क और ओपन जिम का भी उसका भी करेंगे। आप मैदान में तो उतर ही चुके हैं, चुनावी बिगुल फूंक गया है जी। क्या जनता से आप अपनी अपील करना चाहते हैं? नहीं, मैंने जनता से आशीर्वाद लिया है, उन्होंने कहा है तभी मैंने आवेदन दिया है। और टिकट होने से पहले एक बार मैं फिर सबसे आशीर्वाद लेने जाऊंगा, जब वो लोग कहेंगे तभी मैं चुनाव मैदान में आऊँगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। लावालौंग में ट्रक चालक की निर्मम हत्या की घटना से लावालौंग बगरा पथ पर रोजाना सफर करने वाले लोगों के बीच डर भय को लेकर सनसनी फैल गई है। अज्ञात अपराधियों ने देर बगरा भाया लावालौंग मुख्य मार्ग पर स्थित जगतापुल के पास घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती पेश की है। अज्ञात अपराधियों ने ट्रक चालक की हत्या कर शव को सड़क किनारे पुल के नीचे फेंक दिया है। पत्थर से कूचकर ड्राइवर को निर्ममता पूर्वक मौत के घाट उतारा गया है। लावालौंग थाना क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल देखा जा सकता है। वहीं ट्रक चालक की हत्या की घटना से आसपास के लोग सकते में हैं। वहीं चालकों में भी भय का माहौल है, क्योंकि इन दिनों लावालौंग में पशु मेला लगा है। लोगों का पैदल यात्रा करना अब सुरक्षित नहीं माना जा रहा है। हमारा साथी ने सिमरी थाना वाला फ़ोन किया कि जगतापुल के पास जो हम बॉर्डर है वहाँ घटना घटी है। कितना बजे? वही लगे करीब 8 बजे सुबह में। क्या हमने अपने थाना प्रभारी फ़ोन किए, बोले कि हम तो निकले रहे बाहर में, तो जितना जल्दी है जहाँ घटना था वहाँ पहुँच जाइए। तो हम भी नहीं थे फील्ड में, तो हम उसके बाद हम तुरंत ही लगे आधा घंटा के अंदर पहुँच गए हम। तो वहाँ देखें तो मर के गिरल है और पक्का से कूचा गया है। वही तो हमारा है। नहीं, मर्डर है। मर्डर है। मामला है, एक ट्रक ड्राइवर है जो कल रात का लगता है कि कल रात का घटना है, और ट्रक ड्राइवर को किसी ने मतलब मार के उसको रास्ता के किनारे फेंक दिया था। ये अभी कुछ स्पष्ट नहीं है कैसा क्या है, घटना छानबीन चल रहा है। लावालौंग से सीनू संवाददाता साजिद की रिपोर्ट।
महाराजगंज जनपद के कोल्हुई थाना क्षेत्र के महुआरी टोला रायपुर में बीती देर रात दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात है। जानकारी के अनुसार एक पक्ष पारस, दूसरा पक्ष राम बेलास जमीनी विवाद को लेकर मारपीट कर लिए, जिसमें खूब लाठी डंडे चले, जिसमें पारस को गंभीर चोट लग गई। दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में पारस को सिद्धार्थनगर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान पारस की मौत हो गई। वहीं घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। मामला बढ़ता देख गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, जिससे किसी प्रकार का विवाद ना हो सके। वहीं ग्राम प्रधान अशोक सिंह ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में मारपीट कर ली और अस्पताल में पारस की मौत हो गई। इनका जमीनी विवाद 2 साल से चल रहा था। इस प्रकार की जानकारी हम अशोक कुमार सिंह, ग्राम प्रधान महुआरी का टोला रायपुर है, केवट बिरादरी है। यहाँ आपस में ज़मीन के संबंध में विवाद हुआ, दो पक्ष में मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष का आदमी पारस नाम का एक्सपायर हो गया अस्पताल में। उसकी उम्र लगभग 65 साल है। कब से विवाद चल रहा था? ये विवाद 2 साल से चल रहा है। इसमें क्या मामला था और क्या प्रशासन से चाहते हैं? हम प्रशासन से चाहते हैं सही जांच करके सही इसका निर्णय लिया जाए, जिससे ज़मीनी विवाद खत्म हो जाए, लोग ठीक ठाक और शांति हो गए। गाँव में किस प्रकार की घटना हुई है और पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई किया जा रहा है? ये थाना कोल्हुई क्षेत्र में महुआरी टोला पड़ता है। इसमें ग्राम रायपुर है। इसमें कल दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। इसमें एक पक्ष के एक बुजुर्ग व्यक्ति की दौरान इलाज अभी डेथ हो गई है। उन्हें CSC बृजमनगंज से फिर रेफ़र किया गया था। इसमें उनके परिवारजनों द्वारा 5 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसमें अधिकांश व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। जो शेष हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। विवेचक को निर्देशित किया गया है कि इस पूरे प्रकरण में सतर्क दृष्टि अपनाए रखें और अगर पूर्व में कोई इस तरह का विवाद है तो उसके बारे में भी जानकारी कर आवश्यक कार्रवाई करें। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ महमूद आलम की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कोल्हुई थाना क्षेत्र के राजमंदिर के निकट देर रात 2 मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 की मौत हो गई और 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिससे कोल्हुई पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्ष्मीपुर में भर्ती कराया है। वहीं BRD मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। कल 2 बाइक पे जो सवार थे उनके बीच भिड़ंत हुई थी। उसमें दोनों मोटरसाइकिल जो सवार थे उनमें एक तरफ से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। कुल 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और 3 इसमें घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफ़र किया गया है और इसमें दोनों जो बाइक सवार थे दोनों तरफ से मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो घायल हैं उनके इलाज के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ रोहित कन्नौजिया की रिपोर्ट। नागपुर की ओर से चलकर आ रही वंदे भारत ट्रेन केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को सौगात के रूप में दी गई है, जिसके बाद आज दुर्ग पहुंचने पर सांसद विजय बघेल, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे समेत भाजपा पार्टी के जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में दुर्ग स्टेशन पहुंचकर स्वागत कर नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। बता दें कि नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस बिलासपुर से सुबह 6:45 बजे रवाना होकर 12:15 बजे नागपुर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन दोपहर 2:05 पर नागपुर से रवाना होकर शाम 7:35 पर बिलासपुर पहुंचेगी। आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत हो, वंदे भारत ये शुरुआत उसकी भी है और हमारा देश बदल भी रहा है, आगे भी बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री जी ने यह नारा दिया था, वो नारे को आज हम साकार होते हुए देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ वासियों को जिस प्रकार से उन्होंने ये सौगात दी है, मैं इस सौगात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और कामना करती हूँ कि ऐसी सौगात वो हमेशा और हर पल छत्तीसगढ़ को देते रहे। इस गति से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है, उसी तरह तेज गति की गाड़ियाँ चलनी शुरू हो गई है और उसका एक प्रमाण ये भी है कि आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारतवर्ष चल रहा है उसका एक प्रमाण आज वंदे भारत ट्रेन जो फास्टेस्ट ट्रेन है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी नागपुर से हमारे छत्तीसगढ़ से होते हुए लोकार्पित किया है। उसके लिए हम सब मिलकर यहाँ देख रहे हैं कितना हुजूम है, दुर्ग में कितना उत्साह है, कितना उमंग है लोगों के मन में और यही उत्साह यही उमंग बताता है कि प्रधानमंत्री जी किस रूप में देश की सेवा करने में तत्पर हैं और सबके लिए वो जिस तरह व्यवस्था कर रहे हैं उसका एक प्रमाण ये रेल है। उसके लिए हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी को और रेल मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट।
औरैया में प्रेमी जोड़े ने एक साथ एक ही स्थान पर फांसी लगाकर की आत्महत्या। नाबालिग प्रेमिका और बालिग प्रेमी ने सुसाइड लेटर लेकर किसी को भी ना परेशान करने की बात कही है। मृतक प्रेमी जोड़े ने सुसाइड लेटर में एक साथ अंतिम संस्कार कराने की भी बात लिखी है। साथ ही में जी ना पाए लेकिन मरने के बाद भी अलग ना करने की सुसाइड लेटर में गुजारिश की है। प्रेमी युगल के फांसी पर लटकते ही शवों को देखकर हड़कंप मच गया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस फोर्स के साथ घटना स्थल पर मौजूद रहे। जो है एक प्रेमी युगल ने आत्महत्या की है, क्या है मामला, किस तरीके से? थाना बिजूना अंतर्गत अभी 1 घंटे पहले सूचना मिली है कि एक प्रेमी युगल ने जो है आत्महत्या कर ली है। तो घटनास्थल का निरीक्षण थाना फोर्स आ गई थी, सीओ साहब आ गए हैं। मैंने खुद घटना का निरीक्षण कर लिया है। दोनों एक ही कास्ट के दोनों लड़का और लड़की है। लड़की नाबालिग है और ये आपस में प्रेम करते थे। सुसाइड नोट भी लिखा है इन्होंने, आपस में हाथ बांध लिया था कि हमें अलग न किया जाए। अब परिवार से पूछताछ में निकल के आए कि परिवार को जानकारी नहीं थी और संभवतः वो अगल बगल के रहने वाले थे, तो इसीलिए इन्होंने सुसाइड कर लिया। बॉडीज़ को कब्जे में लेके पंचनामा की कार्रवाई कराई जा रही है। पीएम के बाद शेष विधिक कार्रवाई की जाएगी। औरैया से सीनू संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। प्रजापति समाज सेवा समिति जलेसर एटा के द्वारा कार्यालय आगरा रोड जलेसर पर एक मीटिंग आगामी नगरपालिका चुनाव के प्रत्याशी को उतारने के संबंध में बुलाई गई थी, जिसमें प्रजापति समाज के प्रबुद्ध जन समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यगण के साथ साथ जलेसर क्षेत्रीय गणमान्य प्रजापति के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। नीलम प्रजापति को नगरपालिका अध्यक्ष पद हेतु प्रत्याशी के रूप में उतारा जाएगा। प्रधान जी, जो आपने आज मीटिंग बुलाई है उसका क्या उद्देश्य है? मैं आपका आभारी हूँ और आज हमने अपने जलेसर नगरपालिका अध्यक्ष पद हेतु और गांव के लोग सभी प्रजापति समाज जलेसर की सेवा समिति ने यह निर्णय लिया है कि नगरपालिका का जो पद है वो ओबीसी में आ चुका है। इसलिए हम ने और सभी प्रजापति ने, इस समाज ने और हमारी जलेसर सेवा समिति ने यह निर्णय लिया है कि हम आवेदन अपने ये नीलम चक्रवर्ती से कराएं। और मैं सभी से ये अपील करता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ और ये टिकट मतलब हमारे समाज को मिलनी चाहिए। ये बताइए, आज एक मीटिंग बुलाई गई है, इस मीटिंग का आपका क्या उद्देश्य था? सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, आपने जो है इसके लिए बोलने के लिए अवसर दिया। यहाँ जो है सभी प्रजापति ग्रामीण क्षेत्र के और नगर के शहर के उपस्थित हुए हैं। इन्होंने सर्वसम्मति से श्रीमती नीलम प्रजापति जी को नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए जलेसर के लिए नामित किया है कि इनको प्रत्याशी बनाया जाए, पार्टी टिकट दे इनको, इनका विचार विमर्श करें। क्योंकि आज तक जब देश आज़ाद हुआ है तब से कोई प्रजापति ने ना तो टिकट मांगा है और आज पहली बार जो है सब लोगों ने मिलकर के इस पर विचार किया है, तो इनको जो है चुनाव लड़ाया जाए, पार्टी टिकट दे, इन पर विचार करें। इसलिए हम पार्टी से कहना चाहते हैं और सभी यहाँ के उपस्थित गणमान्य लोग इसी बात पर विचार करके इनको किया। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। शिव कल्याण संस्थान एवं रोटी बैंक के सौंदर्य से विशाल कंबल वितरण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह, एसडीएम शिव ध्यान पांडे, बबीता चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा के द्वारा फीता काटकर ये उद्घाटन। इस अवसर पर बड़े पैमाने पर समाजसेवी एवं रोटी बैंक के कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। रोटी बैंक के द्वारा आए हुए मुख्य अतिथि एवं मंचासीन लोगों का पगड़ी पहनाकर, शॉल उड़ाकर, प्रतीक चिन्ह देकर, माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर मंचासीन लोगों के नाम कुछ इस प्रकार से रहे: शशि प्रभा, नंदिनी, रजनी, अश्वनी, एसएचओ हरविंदर सिंह मिश्रा एवं आदि लोग। सर, किस तरह के कार्यक्रम में आप पहुंचे? देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष जाड़े में गरीब लोगों को कंबल वितरण कराया जाता है। सिकोहाबाद कस्बे में जो हमारी संस्था है रोटी बैंक, इसमें जो भी रोटी बैंक के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, सभी लोगों ने ये प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी जो हमारे गरीब वृद्धजन हैं
उनके लिए कंबल वितरण की व्यवस्था की है। हम सभी लोग आए हुए हैं। आज लगभग यहाँ 5000 लोगों को कंबल वितरण हो रहा है और मैं इस अवसर पर सभी जो हमारे वृद्धजन हैं उनका मैं स्वागत करता हूं और मैं कामना करता हूं कि वो सब खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। और मैं रोटी बैंक के पदाधिकारी और पूरी संस्था को बहुत ही साधुवाद देता हूं जिन्होंने ये कार्यक्रम अच्छा आयोजित किया। आज बहुत भारी संख्या में यहाँ जितने लोग मीडी हैं लाइन चल रही है, ये वाली लाइन लगी है, उस लाइन में आइए। लाइन से है भैया, लाइन से है, सभी को मिलेगा। लाइन से आते जाए, लाइन से बिल्कुल। समाज सेवा में ये संस्थान हमेशा आगे रहता है। जितने लोग इसको पदाधिकारी शुरू से रहने यहाँ पे नहीं मिलेगा, घूम के आइए। हो सकती है इंसानियत की मानवता सब इसमें लगे हुए हैं। माता जी लाइन में चलिए, लाइन 2 लाइन में बताओ, 1 लाइन में चलिए। हजारों की संख्या में लोगों ने आज यहाँ पे कंबल इकट्ठा करके सभी जो लोग अब ये लाइन सही लगाई आपने, ये भी आप लोग क्यों खड़े हैं? आप लाइन में लगिए, चलिए आप भी लाइन में लगिए। सब लोग को इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, मोटिवेट करनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम पहले से भी करते आ रहे हैं और आगे भी ये संस्थान इसमें काम करता जाएगा। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।